प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये 107वां वीडियो है। जहां तक मैं समझता हूं पिछले सभी वीडियो में ये वीडियो बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शन करेगा। जरूरत है वीडियो को अंत तक देखने की, तो 2-4 मिनट लंबा हो सकता है। आइए दर्शकों विचार करते हैं जातक की कुंडली पर। जातक की कुंडली क्या कहती है? आज का मेरा विषय है कुंडली में निर्धन योग और दाम्पत्य जीवन में मधुरता की नहीं और जीवन में प्रकाश नहीं। आइए विचार करते हैं बालक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 17 सितंबर 1985 मंगलवार शुक्ल पक्ष 3 नक्षत्र चित्रा 2 में हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन 23 डिग्री लेकर के उदय हुआ। द्वितीय भाव में कर्क राशि शुक्र 29 डिग्री 54 लेकर के मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में सिंह राशि में मंगल 10 डिग्री 37 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं बुध 24 डिग्री 55 मिनट लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में सूर्य 0-12 मिनट लेकर के विराजमान है। बुध सूर्य से नजदीक है। बुध अस्त है। लगन का स्वामी अस्त है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में चंद्रमा 27 डिग्री लेकर के 50 मिनट विराजमान है। शुक्ल पक्ष 3 का चंद्रमा है, कमजोर है। अमावस्या बीत चुकी है, थोड़ा दूर हो गया, वरना यह भी अस्त हो जाता। पंचम भाव में तुला राशि में केतु 17 डिग्री लेकर के विराजमान है, तो वहीं पर शनि 29 डिग्री 59 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मकर राशि में नीच राशि गुरु 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। मकर में गुरु नीच राशि में तो है लेकिन वक्री है, इसलिए उसका नीचत्व अपने आप में भंग हो जाता है। बात करते हैं एकादश भाव में मेष राशि का राहु 17 डिग्री लेकर के 47 मिनट विराजमान है। पहले दर्शकों थोड़ा थोड़ा ग्रहों पर विचार कर ले, फिर हम अपने विषय के ऊपर आएंगे। मिथुन लगन की कुंडली में ऐसा माना जाता है कि मिथुन लगन का स्वामी बुध है। बुद्धिमान होता है, विद्या की तरफ उसका ध्यान आकर्षण होता है। द्वेष राशि है, सिर के घने बाल हो सकते हैं, विद्या अनुरागी हो सकता है, परंतु ग्रहों का प्रभाव उसको आगे बनाएगा। बुध बुद्धि का कारक है। बुध तो अस्त है, तो बुद्धि में कमजोर तो यहीं से हो गई। लगन 23 डिग्री पर है, लग्नेश 24 डिग्री पर है। दोनों का आपस में ठीक है डिग्री के अनुपात में, लेकिन लग्नेश अस्त है, लग्नेश बुध है। बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि में फर्क पड़ गया, कमजोर हो गई। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 0 डिग्री लेकर पे है, ना सिंह राशि में है ना कन्या राशि में, बॉर्डर लाइन पर है, तो सूर्य भी गया काम से। दर्शकों सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राज सत्ता का कारक है, तो सूर्य का प्रकाश जातक की कुंडली में कहीं पर नहीं है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, प्रारंभ शिक्षा का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है। चतुर्थ भाव में है, माता का भाव है, मकान का भाव है, देगा, परंतु कमजोर है, क्योंकि शुक्ल पक्ष 3 तक कमजोर ही माना जाता है। जैसी स्थिति है अवश्य देगा, जरूर माता का सुख अवश्य देगा, भूमि मकान का सुख देगा। सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, थोड़ा कार्य व्यवसाय में भी देगा। जैसा चंद्रमा है वैसा देगा, कमजोर देगा, गुजारा तो चलेगा। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों मंगल मिथुन लगन के लिए 6ठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। मंगल इस लगन के लिए परम पापी माना जाता है, क्यों 6ठे से 6ठा परम पापी हो जाता है, और वह मंगल बुध का शत्रु है। साथ साथ राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, उसमें राहु के भी गुण आगे। मंगल तृतीय भाव में मित्र राशि में है, पराक्रम भाव है, पराक्रम थोड़ा सा देगा। राहु की अधिष्ट राशि का स्वामी होने से तीसरे भाव में पराक्रम तो देगा। चतुर्दृष्टि से अपनी 6ठे राशि को देख रहा है, शत्रुओं पर प्रभाव भी रखेगा।
सप्तम दृष्टि से नवम भाव को शत्रु राशि को देख रहा है, भाग्य में अवरोध देगा। और अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, तो व्यवसाय में कुछ ना कुछ राहत देगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध लगन का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। लग्नेश है, चतुरेत है, दोनों ही भाव महत्वपूर्ण है, परंतु अस्त हो गया, कोई फायदा नहीं रहा है। दर्शकों, हमेशा हर एक विद्वान ये कुंडली में बताता है, जब भी देखता है, कि लग्नेश कुंडली का संचालक है, कुंडली का ड्राइवर है। अगर लग्नेश ही अस्त हो गया तो बाकी कुंडली में बचा क्या। दर्शकों, यहीं पर एक मैं बात बता दूं कि ग्रहों की दो पार्टियों में समूह हम बांट सकते हैं। एक पार्टी में चंद्रमा, मंगल, सूर्य, गुरु, ये चार ग्रह 6 राशियों के स्वामी हैं। चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि का है, मंगल और गुरु 2-2 राशि के स्वामी है। दूसरी तरफ है बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह 2-2 राशि के स्वामी हैं। 6 राशियां बनती हैं। इस तरह से 12 राशियों के स्वामी ये 4 ग्रह हैं। एक और बात है, हमारे जो विद्वानों ने कुंडली की रचना की है वो इस आधार पर की है, यहां पर जो भी लगन होगा तो पंचम भाव में और छठे नवम भाव में उसी पार्टी का आदमी होगा, उसी पार्टी का ग्रह होगा। जैसे यहां पर मिथुन लगन है तो यहां पर पंचमेश शुक्र हो गया, यहां पर भाग्येश शनि हो गया। अगर यहां पर चंद्रमा लगन आएगा तो 4, 5, 6, 7, 8 वृश्चिक मंगल हो गया। इसी तरह से यानी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश इन्हीं में से होगा। बुध, सूर्य, शुक्र 6 राशियों, इन्हीं में से इनका स्वामित्व होगा। और दूसरी तरफ चंद्र, मंगल, सूर्य और गुरु की राशि में उन्हीं चारों का स्वामित्व होगा, तीनों। ऐसा माना जाता है कि लग्नेश कुंडली का संचालक है और पंचमेश और भाग्येश उसके सहयोगी है, तो उसको अच्छा फल मिलता है। जरूर तो कुंडली के 12 भावों में सभी भाव चाहिए। जिस तरह से मनुष्य को अपने शरीर के सभी अंगों का सुख चाहिए, इसी तरह से इन 12 भावों का सुख भी आदमी को चाहिए। और लग्नेश जिसकी कुंडली है उसका प्रतिनिधित्व करता है। आप ये समझो, लगन और लग्नेश वह जातक स्वयं है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का, दसम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव में मकर राशि में, नीच राशि में चला गया। नीचत्व तो भंग हो गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। शुभ फल देगा। शुभ फल कैसे देगा? कि 2 केंद्रों का अधिपति केंद्राधिपति दोषी आ जाता है। और केंद्राधिपति दोषी भंग कब होता है? उसकी कोई त्रिकोण और या लग्नेश की दृष्टि या युति हो तो उसका दोष भंग हो जाता है। यहां पर इसका दोष भंग नहीं हो रहा। शुक्र सप्तमेश जरूर है, 29 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, इसके 13 डिग्री है। आपस में कर्क का मकर का समसप्तम तो है लेकिन डिग्रियों में उसको देख नहीं पा रहा। तो गुरु केंद्राधिपति दोषी है, उसका दोष भंग नहीं हो रहा और अशुभ फलदाता भी नहीं तो शुभ फलदाता भी नहीं। गुरु सप्तम भाव का स्वामी है। दर्शकों, जीवन में सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी भाव है लेकिन सप्तम भाव अति महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव हमारे मुख्य तौर से जीवन साथी का भाव है। अब जीवन साथी का प्रतिनिधि ग्रह खड्डे में गिर गया तो कैसे गुजारा हो। और आगे बढ़ते हैं शुक्र के पर। शुक्र पंचमेश है और द्वादश है, द्वादश भाव में दूसरी राशि है। शुक्र को द्वादश होने का दोष नहीं लगता और शुक्र इसलिए मिथुन लगन के लिए अच्छा योग कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति द्वितीय भाव धन भाव में है। धन भाव है, शुक्र लक्ष्मी है, धन भाव में है, देने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ शुक्र द्वादश भाव का भी स्वामी है। अगर द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाएगा, द्वादश भाव हमारा खर्चे का भाव है और खर्चा करने वाला आदमी, खर्चा करने वाला ग्रह हमारे धन भाव में बैठ जाएगा तो खर्चा अधिक कर देगा। अब बात करते हैं दर्शकों
शनि की। शनि अष्टम भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। यह माना कि जो ग्रह दो राशियों का स्वामी है, अगर उसकी एक राशि अशुभ स्थान में पड़ती है तो वो ग्रह मिश्रित फल देगा। यहां पर शनि भाग्येश भी है क्योंकि अष्टमेश भी है, लेकिन प्रॉब्लम यही नहीं रह जाती, मिश्रित फल देगा कहां से? शनि के तो डिग्रियां 29 डिग्री 59 मिनट है। शनि भी मृत अवस्था में है और शनि 1 मिनट करीब 2-2.5 दिन में चलता है। शनि की चाल ऐसी है कि 2-2.5 दिन में 1 मिनट चलती है। 1 डिग्री तो 20-25 दिन में हो जाता है। तो शनि भी उच्च राशि में तो है, कितना प्रभाव देगा? लिटिल बिट, थोड़ा सा, ना के बराबर। कैसा? जैसा आप समझते हो किसी हेलोजन या ट्यूब लाइट के सामने हमने 0 वाट का बल्ब लगा दिया, वही प्रभाव यहां मिलेगा। शनि तीसरी दृष्टि से देख तो रहा है, यहां पर शत्रु वाली बात आ गई। सप्तम भाव में धनु राशि है, तकलीफ देगा। देखा जाए तो इसकी तकलीफ ना के बराबर होगी। और सप्तम दृष्टि से आय भाव को देख रहा है, आमदनी में भी परेशानी आएगी। राहु वहां पर बैठा हुआ है। दसम दृष्टि से द्वितीय भाव को और शुक्र को देख रहा है। शुक्र कर्क राशि में है। कर्क राशि जल तत्व राशि मानी गई है और द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, मुख का भी वाणी है। अगर यहां पर शुक्र शनि से पीड़ित है, क्यों? शनि के भी 29 है, उसके भी 29 है। शुक्र के ऊपर शनि का पूर्ण प्रभाव है। चाहे दोनों मृत अवस्था में, वो एक अलग बात है, भाव का फल नहीं देंगे, लेकिन पूर्ण प्रभाव है। इस प्रभाव से ऐसा जातक मदिरा पान भी सेवन करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये वाणी का भाव है और शुक्र जलता ये मुख का भाव है। इसमें दिक्कत आ सकती है। तो शुक्र भी शनि से पीड़ित है। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में मेष राशि में है। मेष राशि में राहु बलवान है, 17 डिग्री लेकर के बलवान है। और एकादश भाव में ऐसा माना गया कि कोई भी ग्रह शुभ फल थोड़ा बहुत अवश्य देता है। तो राहु शुभ फल भी देगा, अचानक लाभ और हानि भी देगा, परिश्रम अधिक कराएगा, घोर कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, नई नई योजनाएं बनेंगी। ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर में ऐसा बालक जन्म हो, अगर वो घर धनी परिवार का है तो गरीबी की तरफ चला जाता है, और गरीब परिवार है तो धनी की तरफ भी चला जाता है। राहु यहां पर ऐसा भी दे देता है। राहु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है, शत्रु राशि पर है और मंगल भी शत्रु है। राहु की 17 डिग्री है, मंगल की 10 डिग्री है। यहां पर मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है और राहु बलवान है। तृतीय भाव प्रभाव, बालक का तृतीय भाव भी पीड़ित है। तृतीय भाव पराक्रम साहस का है, वो भी पीड़ित है। 17 डिग्री राहु की है, बुध की 24 है, 7 डिग्री फर्क है। राहु से बुध भी प्रभावित है। अभी दर्शकों, तृतीय भाव में बुध अस्त हो गया, सूर्य का भी प्रभाव है। अस्त का जब सूर्य का प्रभाव है तभी तो अस्त हुआ, और राहु और मंगल का भी प्रभाव है। ऐसा योग तीसरा भाव हमारे हाथों को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा योग किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ऐसा योग किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हल्का सा राहु पर थोड़ा बहुत प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि इससे 13 डिग्री दूर है जहां इसका प्रभाव आएगा, हल्का सा, ना के बराबर। लेकिन यहां पर राहु मंगल और बुध की ऐसी स्थिति है, किसी दुर्घटना, किसी घटना का भी कारण बन सकती है। राहु सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। विद्या संतान में कष्ट का योग बनता है, परेशानी का योग बनता है। अब बात करते हैं केतु। केतु सप्तम भाव में है। संतान विद्या के में कष्ट में परेशानी, अचानक शरीर में गर्मी, क्योंकि शनि नवम दृष्टि से देख रहा है और केतु नवम दृष्टि से लगन को देख रहा है। और केतु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, वही आमदनी में उतार चढ़ाव। केतु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, भाग्य पीड़ित कर रहा है। ये मैंने आपको
ग्रहों का प्रभाव बताया, इसी में मैंने सभी कुछ प्रभाव बता दिया। अब उस प्रभाव को हम आपको अलग से समझाने की कोशिश करते हैं। निर्धन योग, जब एकादश भाव में पाप राशि, पाप ग्रह हो, एकादश भाव में पाप ग्रह हो और उसको दूसरा पाप ग्रह सप्तम दृष्टि से देखे, एकादश भाव में पाप ग्रह है और एकादश भाव को दूसरा पाप ग्रह शनि और केतु सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरी शर्त, एकादश भाव का स्वामी अव्यवस्थित हो, एकादश भाव का स्वामी मंगल अव्यवस्थित है, तीसरे भाव में राहु से पीड़ित है, निर्धन योग बनता है। दूसरी तरफ सप्तम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी शुक्र धन भाव में है और शनि की दृष्टि में है, यह भी निर्धन योग बनता है। दूसरा, दाम्पत्य सुख में मधुरता की नहीं। दर्शकों, राहु की नवम दृष्टि, राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। राहु बलवान है, 17 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, पत्नी से अलग कर रहा है, जुदा कर रहा है और पत्नी भाव का स्वामी खड्डे में गुरु गिरा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति आई, दाम्पत्य में जीवन में मधुरता की कमी, अभी है जीवन में प्रकाश। दर्शकों देखिए, लगन के 23 डिग्री हैं और बुध के 24 डिग्री है। लग्नों के हिसाब से बुध बलवान है लेकिन अस्त है, जब बुध अस्त हो गया तो स्वयं अस्त हो गया। दूसरी तरफ मिथुन लगन कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और भागेश, ये तीनों किसी भी कुंडली में, आपकी कुंडली हो, मेरी कुंडली हो या मेरे दर्शक आपकी जो भी कुंडली हो, जो यहां राशि बनती है वो लग्नेश है, वो जो राशि बनती है वो पंचमेश है और जो राशि बनती है वो भाग्येश या नवेश है। इन तीनों की शुभ स्थिति, शुभ प्रभाव जीवन में ऊंचा उठा देती है और इनका अशुभ प्रभाव नीचा गिरा देती है। तो अब आप देखिए, लगन का स्वामी बुध अस्त हो गया, पंचमेश का स्वामी शुक्र 29 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, प्रकाश कहां है, और भाग्य का स्वामी 29 डिग्री लेकर के बैठा है, तो प्रकाश कहां है, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो दर्शकों, गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा 7/12/21 से लेकर 1/5/24 तक चल रही है। राहु की अंतर्दशा चल रही है, ग्रह कलेश की वजह से जातक की बीवी घर छोड़ करके चली गई, क्योंकि दाम्पत्य कलह का योग बन रहा है ना, सूर्य और शुक्र बैठे हुए द्वितीय भाव में, चली गई। तो और अब ऐसी स्थिति में मैं हूं या और भी कोई जातक हो, जब परेशान हो जाता है तो ऊट पटांग चीजों का सहारा लेता है। वाणी दोष है, यहां पर शुक्र द्वितीय भाव में शनि पीट रहा है, जरूरी बात है वो नशावादी करेगा अपना गम भुलाने के लिए, तो इसी तरह से बुरी आदतें जातक को पड़ जाती हैं। तो यह जातक बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। अब विचार करते हैं कि परेशानी तो हमने बता दी, इसका कुछ समाधान। दर्शकों, पहली बात समाधान की यह है कि कर्म तो भोगना पड़ेगा। फिर भी हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि अशुभ कर्मों के प्रायश्चित के लिए नारायण बलि श्राद्ध से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। नारायण बलि श्राद्ध पूर्व जन्म के कर्मों के प्रायश्चित है, तो जातक को नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि कुंडली शापित है, राहु का प्रभाव बुध के ऊपर भी है। ऐसा माना जाता है कि इनका कोई पूर्वज भूत प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो नारायण बलि श्राद्ध करके, प्रेत बलि श्राद्ध करके, नाग बलि श्राद्ध करके, भूत बलि श्राद्ध करके उसकी मुक्ति और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। उसके बाद जातक को लगन का रत्न पन्ना विधिवत धारण करना चाहिए, शुक्र का भी रत्न विधि धारण करना चाहिए। 2 रत्न जातक को अवश्य धारण करना चाहिए। और राहु प्लस बुध प्लस राहु जड़त्व योग, मंगल प्लस राहु अंगारक योग, सूर्य प्लस राहु ग्रहण योग, इस तरह से उनकी शांति करा करके
उनसे कारत्व वाले उपाय करने चाहिए। सूर्य को रोजाना जल देना चाहिए। 1 लोटा जल सूर्य के बाद पितरों को देना चाहिए। 3 लोटा लक्ष्मी को विधिवत देना चाहिए। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, मेरा नंबर भी रहता है। फिर भी जब तक को अगर किसी को डिटेल में पूछना है, मैं पूछने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा, आपका राह आसान करने की कोशिश करूंगा। आप करो, आप कुछ तो करो, मैं तो सिर्फ केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। ऐसी कुंडली में इन ग्रहों का दोष निवारण करना चाहिए। जिसकी शादी नहीं हुई है, ग्रह दोष निवारण करने के बाद वह जातक, पुरुष जातक है तो अर्क विवाह करे, स्त्री जातक है तो कुंभ विवाह करके शादी करे, भगवान से प्रार्थना करे, राह मिलेगी। उपाय है श्रद्धा के ऊपर। अगर आपसे भगवान खुश है तो जरूर आपकी मदद करेंगे। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। फिर कहूंगा, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है, नरदेहर। काल शब्दोष पितृदोष की पूजाएं ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको कराने का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष 20-25 पेज की हाथ से लिखी पत्रिका लिखता है, जीवन भर का निचोड़ कर देता है, जिसको लिखाना लिख सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या विवाह के लिए गुण मिलान क्रिया बिना किसी शुल्क के वर्कशॉप द्वारा अभिभावक की राह आसान की जाती है, जिसको फायदा उठाना हो सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत है आपको सलाह लेने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, मैंने इस वीडियो के जरूर, मुझे ये वीडियो मेरे पूरे वीडियो से सबसे अच्छा लगा, मैं ताकि एक जातक का मार्गदर्शन कर सकूं, आपका मार्गदर्शन कर सकूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक अवश्य करना, शेयर करना। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे मेरा मनोबल ऊंचा होगा। इसी तरह मैं वास्तविक कुंडलियां लेकर आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।